आई थिंक हमने तो खालिस्तान के काफ़ी बैकग्राउंड से लेके, हिस्ट्री से लेके या करंट अफेयर आई थिंक सब कवर कर लिया है इसमें। अब क्या है सिर्फ़ कनाडा में करने से कुछ बात बनेगी नहीं। तो वो क्या करते हैं कि यूके में थोड़ा इंस्टिगेट कर देंगे चीज़ों को। जैसे आपने लास्ट ईयर मार्च 2023 में देखा कि इंडियन हाई कमीशन पे लोग चढ़ गए और इंडियन फ्लैग उतारा और वहाँ पे खालिस्तान का फ्लैग लगा दिया। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कहीं से कोई फायर हुँ, निकले, चिंगारी निकले हुँ। और उससे फिर एक आग बने। काफ़ी इसमें लोगों को पता लगेगी चीज़ों के बारे में जो अब तक नहीं पता था, जो हिस्ट्री के बारे में हमने बात की। शायद ही किसी ने हाँ। इसके बारे में अभी तक बात की है। और तरुण भाई, कैसे हो यार? आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स में, काफ़ी कुछ चल रहा है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। पिछले हफ्ते मैं देख रहा था ये कनाडा में कुछ खालिस्तानियों ने हिंदू टेम्पल पे हमला कर दिया। काफ़ी हुँ। काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं थी वो, काफ़ी देख रहा था मैं कितनी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे और कितने फिर वायलेंट लोगों को बहुत मारा-पीटा उधर, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ नहीं थी वो। काफ़ी दुःख हुआ देख के वो। ये तो क्या कहते काफ़ी हो? टाइम क्या से चल रहा चल है रहा ये? है। ये तो ऐसा है कि ये धीरे-धीरे कहीं से अपना कुकुर-मुत्ते की तरह लोग निकल के आते हैं, कुछ कोशिश करते हैं अपना सामने दिखाने की लोगों को। लेकिन इसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई मेजॉरिटी में लोग इसमें फ़ेवर में नहीं हैं और इसमें वो जो इंस्टाग्राम वाले लोग हैं ना, सोशल मीडिया वाले 2-4 लोग हैं, वो 2-4 लोगों के और सपोर्ट में हैं और वो सारे 100-50 लोग इकट्ठे होके अपने आप को थोड़ा लाइमलाइट में लाने लाने के लिए ये सब कुछ करते हैं और ज़ाहिर-सी हुँ, बात है पीछे से कुछ लोगों का सपोर्ट भी है इसमें और ना सिर्फ कनाडा में अगर देखो तो यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, थोड़े बहुत इंडिया में बहुत सपोर्ट नहीं है इनका, 99% सपोर्ट है ही नहीं इन लोगों का। शायद हुँ, 1% या 2% इससे ज़्यादा नहीं, इससे तो कभी रहा भी नहीं हुँ, इंडिया में। हुँ। तो ज़्यादा कुछ इसमें मुझे कुछ दिखता भी नहीं है इसमें कि कोई सीरियस कोई बात है। बट ये है कि अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे दिखाने के लिए इस तरह की छुट-पुट घटनाएँ होती रहती हैं, लोग करते रहते हैं इसमें। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हो क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे थोड़ा सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल जाती हैं इसलिए दिख रहा है। ऐसे ग्राउंड लेवल पे कोई सपोर्ट है नहीं और हुँ। इनफैक्ट इसमें जिस बंदे को सस्पेंड किया है वो पुलिस वाला है। एक बड़ी थ्योरी निकल के आ रही है कि कैनेडियन पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ खालिस्तानी अभी थोड़ा एंटर कर गए हैं। तो हुँ, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये अभी ना सिर्फ़ जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था उनको कनाडा की तरफ से और जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, चाहे कनाडा से हो, चाहे कहीं बाहर से हो और उसके अलावा ये लोग अभी यहाँ के सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हुँ, सिस्टम में हुँ, घुसें और अपना थोड़ा ग्राउंड लेवल पे अपने आप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन अगेन फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा पर्सनल मानना ये है कि ज़्यादा लोग उसमें हैं नहीं, उसमें कम ही लोग हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अरे इनफैक्ट वो उनका प्राइम मिनिस्टर है जो ट्रूडो, उसने खुद हुँ, कल ही बोला है कि खालिस्तानी हैं यहाँ पे, एडमिट किया है उसने, लेकिन बोला है कि दे दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सिख कम्युनिटी और यही हम भी बोल रहे हैं, यही इंडिया भी बहुत ये पहले हम से लोग बोल रहा बोलते हैं। है। हुँ, हाँ, यही हम लोग भी बोल रहे हैं। अच्छा थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, तो ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ और इतना कैसे थोड़ा इन लोग को वॉइस मिलने लगी है, ये थोड़ा समझ में आए तो ये अच्छा रहेगा। मैं कुछ तो पढ़ रहा था कि कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी 1985 में। वो हुँ। 329 लोगों को प्लेन में उड़ा दिया था भाई इन्होंने और प्लेन वाज़ गोइंग फ्रॉम कनाडा टू लंदन तो हाँ, वो काफ़ी मॉन्ट्रियल से वायलेंट लंदन था, फिर लंदन से दिल्ली, दिल्ली टू हाँ, बॉम्बे। तो हाँ, तो उसमें काफ़ी वायलेंट 329 लोग, हिस्ट्री सही रही है बोल रहे हो। इसकी। हुँ, हाँ, मेरे ख्याल से अगर वायलेंस की अगर बात करें तो शायद पूरे खालिस्तान के इतिहास में शायद अकेला वही इंसिडेंट ऐसा रहा है जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह पर और इंटरकॉन्टिनेंटल इवेंट्स थी वो। ना सिर्फ़ मॉन्ट्रियल से जो एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी लंदन और लंदन टू दिल्ली, देन दिल्ली टू मुंबई। उसके अलावा इन्होंने जापान में भी किया था, उसी दिन, सेम दिन। तो मेरे हुँ, ख्याल से इसमें हुँ, थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, ताकि पता लगे कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा बीच में अपनी पीक पर और फिर कहाँ से डाउनफॉल हुआ और अभी कहाँ पर है। तो थोड़ा उस तरह चलेंगे तो लोगों को पता भी चलेगा कि इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ ज़्यादा बात भी नहीं हुई है सोशल मीडिया पे इधर-उधर, तो थोड़ा बताएँगे तो पता भी लगेगा लोगों को। शुरुआत होती है 1930s से।
तो 1930s में जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो वहाँ पर कुछ पंजाब में कुछ लोगों ने एक सिख स्टेट बनाने की बात की और नाइन उस जो शुरू हुआ धीरे-धीरे मतलब कुछ लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं थे लोग उसमें, 2-4 लोग इधर, 2-4 लोग उधर और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि अपना एक सेपरेट सिख स्टेट हो। और पहली बार जो खालिस्तान का नाम आया, वो आया 1940 में। तो 1940 में जो ये चुनिंदा लोग थे, कुछ लोग थे, इन्होंने पैम्फलेट्स जो हैं, वो खालिस्तान के नाम से लोगों में बाँटे और जो कि इनको फ़ाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट मिला इंडिया के बाहर से। तो 1940 के आस-पास जो इंडिया के बाहर लोग रह रहे थे, वो इनको थोड़ा पॉलिटिकल और फ़ाइनेंशियल सपोर्ट देते गए क्योंकि कोई भी इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी है या अपने आप को एक प्लेटफ़ॉर्म दिलाना है, तो पैसा चाहिए होता है, तो पैसा वो बाहर से आया। अब थोड़ा कट टू हम 1970s में आते हैं, तो एक सिख से उस टाइम 1940s 50s में कोई ज़्यादा बड़ा इनका रहा नहीं, कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं रहा इनका और कोई पीक पे मूवमेंट नहीं गई ये, बस लोगों के बीच में रही, कुछ लोगों के बीच में, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो 70s में एक जगजीत सिंह चौहान करके एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर थे। उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो 1971 इंडिया-पाकिस्तान की लड़ाई के बाद में इनकी इनकी आपस में मीटिंग हुई है और उसमें जगजीत सिंह चौहान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से सपोर्ट मिला है, ठीक है? उसके बाद 1980s में आते हैं, तो 1980s में एक्चुअल में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई पंजाब के अंदर। तो उसमें बहुत सारे खालिस्तानी ग्रुप इन्वॉल्व थे, जैसे कि उसमें बब्बर खालसा था, उसमें खालिस्तान कमांडो फ़ोर्स थी और थोड़ा-सा मैं बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फ़ोर्स के बारे में बता दूँ कि बब्बर खालसा जो था, ये बब्बर खालसा नाम लिया गया है बब्बर अकाली मूवमेंट जो कि 1920 में हुई थी, अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया रूल। तो एक अच्छा, वहाँ पे बब्बर अकाली मूवमेंट हुआ था 1921 में, तो उसमें क्या हुआ था कि ये जो मेन स्ट्रीम अकाली मूवमेंट था, जो कि अगेन एक सिख स्टेट के लिए था, लेकिन वो नॉन वायलेंस के लिए था। तो वहाँ पे जो बब्बर अकाली लोग थे ये बब्बर खालसा वाले लोग थे उन्होंने वो दे वर इन फेवर ऑफ वायलेंस। तो एक खालसा राज बनाना चाहते थे उस टाइम पे। तो ये थोड़ी अकाली मूवमेंट में ये थोड़ा अकाली लोगों से अलग हुए, बब्बर खालसा वाले। अच्छा, और ये बब्बर खालसा नाम वहाँ से आया है इनका 1920-21 में। और बेसिकली ये फाउंड हुआ है 1978 में तलविंदर सिंह परमार और सुखदेव सिंह बब्बर के द्वारा। और जो अच्छा, थोड़ा-सा खालिस्तानी कमांडो फ़ोर्स के बारे में बता दूँ खालिस्तानी कमांडो फ़ोर्स जो था 19 फ़रवरी 1986 में फाउंडेड हुई सरबत खालसा और पैंथिक कमेटी के द्वारा। अब हम थोड़ा जल्दी से आगे चलते हैं। तो इसमें क्या था एक रिज़ॉल्यूशन बनाया गया। रिज़ॉल्यूशन इसलिए बनाया गया इन 1973 कि जो सिख एक्टिविटिस्ट एक्टिविस्ट थे इसमें, वो बोल रहे थे पंजाब को और रादर सिख स्टेट को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी देने के लिए। उनका मानना था कि जो भी वाटर शेयरिंग के इश्यूज़ हैं या एग्रीकल्चरल इनकम के इश्यूज़ हैं, उसमें पंजाब या सिख कम्युनिटी को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो उसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ थे, उसके अगेंस्ट थे ये लोग। तो उसमें 1973 में इन्होंने एक आनंदपुर साहिब रिज़ॉल्यूशन के नाम से अपनी कुछ इनकी जो डिमांड्स थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, कोई भी स्टेट अपनी तरफ से उठे, कोई भी लोग उठे और बोले कि हमें ऑटोनॉमी दो, किसी चीज़ को लेके, तो कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। कोई भी नहीं चाहेगा कि देश का बँटवारा हो किसी चीज़ को लेके। तो उसमें जो 1973 का रिज़ॉल्यूशन था आनंदपुर साहिब का, ये 1980s तक आया वो, उसमें थोड़े चेंजेज़ आते गए और 1980s में रिज़ॉल्यूशन ये लेके आए ये लोग कि सिर्फ़ फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस करेंसी एंड जनरल कम्युनिकेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे और इन चारों के अलावा जो भी स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, वो सब इन लोगों के हाथ में रहे हैं। और इसमें बहुत ही दिलचस्प बात ये है, इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि ये जो है शुरुआत हुई थी इसकी शिरोमणि अकाली दल के लीडर्स के द्वारा, जो आज की डेट में एसएडी है। तो इसमें अच्छा, एसएडी में हाँ, तो अकाली दल में आपके प्रकाश सिंह बादल, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं पंजाब के, गुरचरण सिंह तोहरा हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये सारे इसमें इंक्लूडेड थे और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। लेकिन उस टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी,
तो दे डिडन्ट हुँ, एग्री विद इट, राइट? और फिर इसमें 1980s के आसपास इसमें फिर जर्नैल सिंह भिंडरावाले और बाकी लोग जो हैं, इन्होंने एक धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से 1982 में एक मोर्चा बनाया इस रेज़ोल्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर इसमें चीज़ें होती गई 1982 में कुछ चीज़ें हुई जैसे कि जो एसएडी के लीडर थे हरचंद सिंह, उन्होंने बोला कि हम लोग जो 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स थे, इसको हम डिसरप्ट कर देंगे। हम इसको होने नहीं देंगे। हालाँकि वो हो नहीं पाया उनका और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वहीं पे रोक दिया जहाँ पे होना था। लेकिन उसमें क्या हुँ, था कि धीरे-धीरे ये चीज़ जो थी, जो अभी तक सिर्फ़ नॉन वायलेंस थी, वो थोड़ा वायलेंस की तरफ चलने लगी। उसमें इन्होंने कुछ लड़ाई की, कुछ झगड़े किए, कुछ मर्डर्स हुए, कुछ असैसिनेशंस हुए, चीज़ें होती गईं। और जो हुँ, सबसे बड़ा इसमें खालिस्तान जो जो भी इनका यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में जो एंगल देते हैं ये लोग, कि हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे साथ 1984 में हुआ था। तो 84 हुँ, में जो हुँ, हमारे साथ राइट्स हुए थे, जो किलिंग हुई थी, हर बार उसी के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा-सा 1-2 मिनट मैं उसमें बोलना चाहूँगा। तो उसमें एक जो मेन सबको पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जून में, जून 1984 में। 1 जून से 8 जून तक, जो कि गोल्डन टेम्पल में हुआ था। सबको पता है कि जनरल सिंह भिंडरावाला गोल्डन टेम्पल में छुपा हुआ था और वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी और वहाँ पे अटैक किया, फिर उसमें जनरल सिंह भिंडरावाले भी मारा गया, साथ में उसके फॉलोवर्स भी कुछ मारे गए और भिंडरावाला बेसिकली इस मूवमेंट के साथ जुड़ा, जो आनंदपुर साहिब रिज़ॉल्यूशन मैंने बताया, उसके साथ-साथ धीरे जुड़ते गए, उसके फॉलोवर्स जुड़ते गए और उसमें क्या हुआ कि ये लोग 1983 के आस-पास जाके गोल्डन टेम्पल इन्होंने अपना बेस बना दिया। और उसके भिंडरावाल और फॉलोवर गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे, वहाँ पे इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया गोल्डन टेम्पल का, वहाँ पे वेपन्स इन्होंने रखे अपने और इंडियन गवर्नमेंट को जब ये बात पता लगी, तो उनको लगा कि ये लोग अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और ज़ाहिर-सी बात है इंडियन सॉवरेनिटी के लिए ये खतरा होता, तो इसको रोकने के लिए फिर 1984 का जो इंडियन आर्मी ने अटैक किया, गोल्डन टेम्पल पे और उसके बाद आपको सबको पता ही है कि कितनी कैज़ुअलिटीज़ हुई हैं। आफ्टरमैथ उसका ये हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने ही इंदिरा गांधी को मार दिया। उसके बाद क्या होता है कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद आपके एंटी सिख राइट्स होते हैं नवंबर 1984 में और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो उसमें आया वो दिल्ली के अंदर आया। हुँ, और अगर एस्टिमेटेड कैजुअलिटीज़ की बात करें तो उसमें करीब 3000 से 5000 सिख राइट्स में उसमें मारे गए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत हुआ और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर कोई एक इंसिडेंट हुआ इसका मतलब आप ये नहीं कि आप किसी भी फ़ेथ या किसी रिलिजन को आप सीधे टारगेट करना शुरू करें। और उसमें ज़ाहिर-सी बात है थोड़े पॉलिटिकल पॉइंट्स भी थे उसमें और पीछे से बैकिंग भी थी, बिहाइंड भी थी। हुँ, उसमें मैं जाना नहीं चाहता उस चीज़ में। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ कि फिर आप जो बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि एयर इंडिया फ्लाइट 1982 जो कनिष्क बॉम्बिंग हुँ, है 182 सॉरी 19 नॉट 1982 182 मॉन्ट्रियल से लंदन, लंदन टू दिल्ली एंड दिल्ली टू मुंबई रूट पे जो थी, वो 23 जून 1985 को उसमें कोस्ट ऑफ आयरलैंड के ऊपर मिड एयर ब्लास्ट हो गया और उसमें 329 लोग जो हैं, उसमें मारे गए जिसमें कि 268 कैनेडियन सिटिज़न्स थे, 27 ब्रिटिश सिटिज़न्स थे और 24 इंडियन सिटिज़न्स थे। जो कैनेडियन सिटिज़न्स थे उसमें भी मेजरली इंडियन ओरिजिन के लोग थे। और उसी दिन ही एक बॉम्ब जो रखा गया, वो एक लगेज में रखा गया, जो कि नरिता एयरपोर्ट टोक्यो में था। और वो भी एक प्लांट करना था इनको, प्लानिंग ये थी कि इसको प्लांट करें एयर इंडिया फ्लाइट 301 में। लेकिन वो बम बोर्ड होने से पहले ही फट गया और उसमें जो 2 बैगेज हैंडलर्स थे, वो उसमें मारे गए। तो आप देखिए जो 329 लोग आपके कनिष्क में फ्लाइट 182 में और 2 लोग जो फ्लाइट 301 में थे, तो टोटल 331 लोग इसमें अक्रॉस द कॉन्टिनेंट अगर आप देखें इसको। हुँ, आप देखें कनाडा, यूके, इंडिया, जापान, आयरलैंड सब इन्वॉल्व थे इसके अंदर। और उसके बाद जो है आपको पता ही है एस्केलेशन पंजाब में क्या हुआ। ये सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स आए, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस गई यहाँ से, बॉम्बिंग्स हुई, असैसिनेशंस हुए, अटैक्स हुए सिविलियंस पे और 90 अर्ली 90s में इंडियन गवर्नमेंट ने जब देखा कि ब जब चीज़ें पीक पे चली गई हैं, तो ये अपने एक पुलिस ऑफिशियल जो सब जानते हैं और मेरे ख्याल से सबके मेजॉरिटी लोगों के चहेते थे केपीएस गिल, वो आए और उन्होंने लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए अगेंस्ट मिलिटेंट्स। और
उसमें फिर धीरे-धीरे आपने देखा कि जो भी इनकी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ थी, वो धीरे-धीरे इनएक्टिव होते चले गए और बहुत सारे डिसॉल्व भी हो गए बीच में। और मिड हुँ, 90s में ऐसा हुआ कि धीरे-धीरे ग्रेजुअली पीस की तरफ चले गए लोग और धीरे-धीरे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो धीरे-धीरे चले गए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, इतनी बड़ी लंबे समय तक कोई चीज़ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो अपना असर कुछ न कुछ छोड़ के जाएँगे। और जो हुँ। असर आप आज देख रहे हैं यूके, यूएस, कनाडा में, वो उस चीज़ का असर है। उसमें होता क्या है कि आप चीज़ें भूल भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आप भूलें। तो वो पीछे से वो लोग हैं उसमें। तो ये ये खालिस्तान की बात मुझे लगता है एक फ्रंट है, क्योंकि खालिस्तान का नाम लेके कई सारे लोग असाइलम सीकर बन के बाहर चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम पे भई इंडिया में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जबकि जो कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा दिखता नहीं है, लगता नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ सिख पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। लेकिन ये एक फ्रंट बन गया है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें पॉलिटिकल रीज़न्स ज़्यादा हैं और पैसे का खेल ज़्यादा है रादर देन वेरी स्पेसिफिक एंड अ वेरी गुड आइडियोलॉजी बिहाइंड इट। हाँ, बिल्कुल, सही बोल रहे हो आप और ना सिर्फ़ जो लोकल लेवल पे लीडर्स हैं, उनको उसपे बेनिफिट हो रहा है और इसके अलावा जो बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और जो फॉरेन पावर्स हैं, वो भी अपना कुछ न कुछ इसमें अपना एक्टिव रोल रखती हैं और जो भी इंडिया के अगेंस्ट फोर्सेज़ हैं, वो नहीं चाहती कि इंडिया जो है पीसफुल रहे। तो धीरे-धीरे अगर आप देखो तो वो चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कहीं से कोई फायर हुँ, निकले, चिंगारी निकले हुँ, और उससे फिर एक आग बने। हालाँकि हाँ, हम जैसे, आप जैसे और इंडिया में बहुत ही समझदार लोग हैं और मैं जितने भी सिख कम्युनिटी के लोगों से मिला हूँ, मैंने आज तक किसी को इस फ़ेवर में नहीं देखा। तो इसीलिए मैं पहले जो मैंने बातचीत से शुरुआत की थी कि ये सिर्फ़ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया वाले लोग हैं और अगर आप हुँ, जाएँ तो सोशल मीडिया पे तो आप देखेंगे कमेंट्स में ये इस तरह के ही लोग हैं। 2-4 बात बोलेंगे और चले जाएँगे और उसकी वजह से फिर आप जो 100-50 लोग हैं, उसके रिप्लाई में फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं लोग और उसमें होता सही क्या है बात कि है। वो असली लोग नहीं है, वो बोट्स भी होते हैं। जो बॉट्स हैं, कनाडा में, चाइना में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं। ये बॉट्स आके अपना ऑटो रिप्लाई वाले, ऑटो सही बात है, आंसर वाले करके चले जाते हैं और हम और आप जैसे लोग उसमें फिर पिसते हैं। तो लोगों को सही बात। थोड़ा जागरूक करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। अच्छा, थोड़ा मैं एंगल एक उसमें भी जाना चाहूँगा कि जब आपने बताया कि अम, शिरोमणि अकाली दल ने जो ये रेज़ोल्यूशन पास किया, फिर उसके अगेंस्ट भिंडरा वाले को खड़ा किया गया, तो वो भिंडरा वाले को खड़ा करना इटसेल्फ वाज़ अ पॉलिटिकल बेनिफिट। इंदिरा नहीं, नहीं, गांधी नहीं, की तो ये सरकार ने हाँ, ओके। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंदिरा गांधी की सरकार ने जो पंजाब में चेंजेस आ रहे थे, उनको काउंटर हुँ, करने के लिए अपना ही एक तबका खड़ा करना शुरू किया और इस चक्कर में उन्होंने जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, भिंडरावाले और उनका ग्रुप, उनको थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया ताकि वो शिरोमणि अकाली दल को जो है काउंटर कर पाएँ। लेकिन फिर ये वही वाला केस हो गया कि जिस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने सपोर्ट किया था, पॉलिटिक्स के रीज़न से, वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गई उनके खुद के लिए। अब ये तो देखो हिस्ट्री में ये चीज़ तो एक बार नहीं कितनी बार हुई है। अभी आप हाँ, अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान हमेशा टेररिज़्म के सपोर्ट में रहा है, हमेशा उसने चीज़ें और बॉम्बिंग्स ये वो इंडिया में इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की है और हमेशा उसको लगा कि जो टेररिज़्म है, वो सिर्फ़ इंडिया के लिए है, हमें उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आज की डेट देख लें, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो टेररिज़्म का है, वो पाकिस्तान के ऊपर है। हुँ, और क्योंकि भई आप उसका हिलेरी क्लिंटन जब एक बार पाकिस्तान आई थी, तो उसका बहुत फ़ेमस स्टेटमेंट है कि आप अगर अपने घर के पीछे साँप पालेंगे, तो वो सिर्फ़ पड़ोसी को नहीं काटेगा, वो आपको भी काटेगा। तो वही हो हुँ, रहा है आज। तो ये करेक्ट। जो चाहे भिंडरावाला हो, चाहे कोई और हो, अगर इस तरह के लोग आप प्रमोट करेंगे, तो आज हो सकता है कि आपके एनिमीज़ के अगेंस्ट आप उसको यूज़ कर रहे हो। लेकिन कल को अगर उसको आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, तो चांसेस आर ही माइट गो अगेंस्ट यू एज़ वेल। सो हुँ, उसमें थोड़ा हिस्ट्री का जो है पहले से ऐसा रहा है कि पहले भी चीज़ें हुई हैं, अब भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी इसमें।
क्या एंगल है कि एकदम से कुछ साल पहले से ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभर के आने लगी है। ऐसा नहीं हुँ, है कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बाहर सिख कम्युनिटी नहीं थी, वो तो पहले भी थी, बट कुछ ये सोशल मीडिया के एडवेंट की वजह से हुआ है या क्या रीज़न है कि ये पिछले कपल ऑफ इयर्स में कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मुझे लगता है 2014 में हुँ। क्योंकि सरकार यहाँ बदल गई थोड़ी, तो उनको लगता है कि एक आइडियोलॉजिकल स्पेस भी उनको मिल गया है कि मोदी को गाली दो या एक्जिस्टिंग सरकार को गाली दो तो और उनको स्क्रीन टाइम मिलता है। हुँ। तो इसमें एक्चुअली 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ कि जो आपके देश के अगेंस्ट जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी देश के अंदर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आए हुँ, और वो नहीं चाहते कि जो एनिमी कंट्री है वो स्ट्रॉन्ग हो। और 2014 के बाद जो आपकी गवर्नमेंट आई है इंडिया के अंदर बीजेपी की, वो सबको पता है कि प्रो नेशन है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। जो भी अगर स्टेप लेगी पॉलिसीज़ के भरोसे से या फिर हवाले से या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसीज़ हों, चाहे इंटरनल अफेयर्स पॉलिसीज़ हों, वो सब उस तरह से वो बनाएँगे जो कि नेशन के फ़ेवर में हो। और ये जो आपके जो कंट्रीज़ हैं, जो आपके अगेंस्ट हमेशा रहे हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाहे और कोई कंट्री हो, वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी देश जो सामने वाला है स्ट्रॉन्ग हो। और डायरेक्टली तो वो आपके साथ वॉर कर नहीं सकते, ना उनमें ताकत है और ना उनकी हैसियत है। लेकिन आप किसी देश को कमज़ोर कैसे करेंगे? सबसे बड़ा कमज़ोर करना है किसी देश को स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, किसी भी देश को कमज़ोर करना है तो 2 जो आपके मेन रिलीजन हैं, उनमें फूट डाल दो और फिर पीछे बैठ के तमाशा दो। तो वही करने की कोशिश की गई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है आदमी जो है किसी और चीज़ से परेशान हो ना हो, अगर रिलीजन के बारे में कोई बात कर दे, तो एकदम से सब लोग परेशान हो जाते हैं। और स्पेशली आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी उँगलियों पे है, फटाक से आप कुछ पोस्ट देखते हैं आपके रिलीजन के अगेंस्ट, सडनली आप जो है गुस्से में आ जाते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ से। फिर 4 लोगों को बताएँगे, 4 लोग और आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। ऐसे करके चेन बनती है। तो इस चीज़ का ये लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। कि आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते इंडिया के अगेंस्ट, तो कैसे करें? चलो थोड़ा खालिस्तान को एंगल देते हैं। और उसमें क्या है कि भोले-भाले लोग फँस जाते हैं उसके अंदर। उनका कोई लेना लेना नहीं देना एक लेना एक ना देना दो और उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वही जो आप बोल रहे हो 2014 के बाद वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कि डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, तो चलो ये एंगल लेके आते हैं यहाँ से। कुछ हुँ, नहीं तो धीरे-धीरे हुँ, चिंगारी लगाएँगे तो आग कहीं न कहीं लगेगी जाके और वो हुआ भी है। कि आप देखिए कि हुँ, अब ये खालिस्तान का एंगल जो है, ये आपका ग्लोबल स्टेज पे आ गया आज की डेट में और स्पेशली कनाडा में। और कनाडा में अगर आप देखें, तो वहाँ पे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर हैं वहाँ के जगमीत सिंह, वो भी इस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा एनडीपी ने पहले ट्रूडो की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हुआ था, अब सपोर्ट खींच लिया है उन्होंने। हाँ, तो वो जो हाँ, जगमीत सिंह है, वो भी नोन खालिस्तानी सपोर्टर है। वो भी हाँ, हमेशा से इंडिया के एंटी इंडिया रहे हैं और हमेशा के खालिस्तान के फेवर में रहे हैं। उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। भई आप अगर एक कम्युनिटी को कहीं से कुछ इंस्टिगेट करेंगे, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं फ़ायदा होगा उस चीज़ का। ठीक है? तो हुँ, वो भी इसमें लगे हुए हैं। अभी जो लास्ट ईयर जो हरदीप सिंह निज्जर का जो केस हुआ है, उसमें और उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है? अब हुँ, उसमें जस्टिन ट्रूडो भी घुस गए हैं उसके अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है। ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है, उसका प्रूफ तो दो। क्या प्रूफ है उस चीज़ का? किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अपना जो इनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग इस तरह के बयानबाज़ी करते रहते हैं। और हुँ, इसी तरह की चीज़ें फिर ना सिर्फ़ अब क्या है कि सिर्फ़ कनाडा में करने से कुछ बात बनेगी नहीं। तो वो क्या करते हैं कि यूके में थोड़ा इंस्टिगेट कर देंगे चीज़ों को। जैसा आपने लास्ट ईयर मार्च 2023 में देखा कि वो इंडियन हाई कमीशन पे लोग चढ़ गए और इंडियन फ्लैग उतारा और वहाँ पे खालिस्तान का फ्लैग लगा दिया। और अगर आप देखेंगे उस वीडियो को तो उसमें 200-300 से ज़्यादा लोग नहीं थे उसके अंदर। रोड के जो खालिस्तान के सपोर्ट में थे 200-300 से ज़्यादा लोग उसमें थे ही नहीं। और जो सिख फॉर जस्टिस है उसमें उसके पीछे उसका हाथ था और वो लोग उसमें थे। और फिर इनको लगा कुछ और कुछ करें, तो यूएस में इन्होंने जो इंडियन कॉन्सुलेट था सैन फ्रांसिस्को में, उसमें 2023 में इन्होंने 1-2 बार थोड़ी आग लगाने की कोशिश की। हालाँकि कुछ हो नहीं पाया वहाँ पे। इन्होंने अगेन से खालिस्तान का झंडा जो है लगाने की कोशिश की। कुछ हो नहीं पाया उसमें, थोड़ी न्यूज़ बनी और दब गई वो न्यूज़। तो लेकिन अगर आप देखें तो उसके बाद से कोई ख़ास ज़्यादा न्यूज़ कोई बड़ी न्यूज़ हुई नहीं है। जो 3-4 दिन पहले जो
कनाडा में जो हिंदू टेंपल पे हमला हुआ उसको छोड़ के। वो भी उसमें वीडियो में देखे तो उसमें भी 10-12 लोग थे। हुँ, तो मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि इसमें कोई मेजॉरिटी लोगों का सपोर्ट इसमें है ही नहीं। इसमें बस छुट-भैया 10-15 लोगों का सपोर्ट है, अपने आप को हाइलाइट पे रखना है और पीछे ज़ाहिर-सी बात है, जो आपकी एंटी इंडिया जो लोग हैं या कंट्रीज़ हैं, वो उसमें अपना कुछ ना कुछ चाबी मारने की कोशिश करते हैं हुँ, बस। हुँ। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि 2014 के बाद ये चीज़ शायद बढ़ी भी है, ऑफ़ कोर्स फंडिंग भी आई है, बढ़ी भी है, लेकिन 2014 के बाद रिप्लाई भी आना शुरू हुआ है इन्हें। पहले हमारी सरकारें ऐसे रिप्लाई नहीं करती थी, जैसे अब करती हैं। जैसे कनाडा से भई पूरा हमने डिप्लोमैटिक रिलेशन ही तोड़ लिया, कि तुम उल्टा-सीधा बोलोगे हमारे खिलाफ तो हम सहेंगे नहीं। ब्रिटेन में देखिए जब वो कांड हुआ था जो आप बोल रहे हैं, झंडा उतारने वाला, उसके बाद भी ब्रिटेन गवर्नमेंट को भी बहुत लताड़ा गया था। तो हमारी तरफ से भी रिप्लाई बहुत जाने लगे हैं, जिसका और एक इम्पैक्ट होता है कि फिर उधर से भी रिप्लाई आते हैं, इधर से भी जाते हैं, तो वो एक कंट्रोवर्सी सी दिखती है। इसमें ना मेरा जो स्टांस है आई डिफर विद द इंडियन गवर्नमेंट स्टांस। उसमें क्या है कि पहली बात कि आप अगर सामने कनाडियन गवर्नमेंट ने कुछ बोला, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। बिकॉज़ इट इज़ बिटवीन 2 कंट्रीज़, कंट्री टू कंट्री रिस्पॉन्स हो रहा है। लेकिन जहाँ पे ये जो छोटे भैया हैं, जो छोटे-मोटे लोग आके कुछ बयानबाज़ी कर रहे हैं या कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे आके, इंडियन फ्लैग जला दिया या खालिस्तान का फ्लैग ऊपर खड़ा कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशली जो अपनी जो अ अ, विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसमें पढ़ेंगे, तो वो चीज़ सीधे मीडिया में जाएगी। अगर मीडिया में जाएगी, तो ज़्यादा लोगों में फैलेगी। ज़्यादा लोगों में फैलेगी, तो ग्लोबल स्टेज पे आएगी। ग्लोबल स्टेज पे आएगी, तो जिन लोगों को हमें बिल्कुल भी ज़रा-सी भी उनको रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए या फिर उनको बिल्कुल उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। और वो ये लोग यही चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में आएँ किसी तरह से। तो आप इस तरह की बातें करके उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ जाते हैं और वो प्लेटफ़ॉर्म उनको मिल गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से अगर कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ कह रही है या यूएस गवर्नमेंट कुछ कह रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अपना तरफ से जो भी रिप्लाई करना है, करना है। लेकिन जो इस तरह के जो खालिस्तानी लोग हैं, इसके बारे में फॉरेन मिनिस्टर बयानबाज़ी कर रही है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्योंकि इन लोगों को जो कोई जानता भी नहीं था इन लोगों को, इनको एक लीगैलिटी मिल गई है कि हाँ, भई ये लोग जो हैं टॉर्च बियरर हैं खालिस्तानी मूवमेंट के। वो उनको नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर करेंगे तो मिलेगा ज़ाहिर-सी बात। हाँ, नहीं एक एंगल पे ये बात भी सही है कि अगर किसी गलत चीज़ को पॉइंट आउट किया जाए तो वो एम्प्लीफाई हो जाती है। हुँ। लेकिन ठीक है मुझे लगता है कि हाँ जो भी छोटा-मोटा इंसिडेंट एंटी इंडिया कहीं भी देश विदेश में हो रहा है, उसपे गवर्नमेंट को तो रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए। हाँ, वो तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है, कोई कंट्री कुछ बोलेगा तो आपको बोलना ही पड़ेगा वो चीज़ तो। हुँ। अच्छा अगले साल इनके चुनाव हैं कनाडा के और अभी पिछले 2 दिन पहले एक कोई क्वेश्चन किसी ने ट्विटर पे डाला था तो उसमें एलन मस्क ने भी रिप्लाई किया है कि अब अगला नंबर ट्रूडो के जाने का है। देखिए क्या निकल के आता है इससे। हाँ, तो इसमें जो ट्रूडो का जाने वाली गवर्नमेंट है इसकी ये बात तय है। सपोर्ट भी नहीं है। जो पिछली पार्टी को सपोर्ट था, सपोर्ट खींच लिया गया है इसके अगेंस्ट और जो अभी ऑपोजिशन लीडर हैं, तो वो अभी आप अगर जितने भी वहाँ पे अगर सर्वे हो रहे हैं और उस चीज़ को क्या बोलते हैं जो रेटिंग होती है जितने भी नेता होते हैं उनकी रेटिंग करते हैं ना वो लोग, अप्रूवल यू रेटिंग्स। अप्रूवल रेटिंग्स। तो अप्रूवल हाँ, रेटिंग्स में जो उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हमेशा अप्रूवल रेटिंग्स में पिछले कुछ महीनों से, साल भर से हमेशा टॉप पे रहे हैं वो। और ट्रूडो अच्छा। को अगर मैं देख रहा था अभी 3 या 4 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो अप्रूवल रेटिंग ट्रूडो की 28% थी। तो अब तक की सबसे वर्स्ट अप्रूवल रेटिंग थी ट्रूडो की। तो ट्रूडो को तो जाना तय है। और अगर मैं ट्रूडो का जाने का खालिस्तानी मूवमेंट से या कनाडा रिलेशन की अगर बात करूँ, तो हमारे लिए वो बेहतर होगा, इंडिया के लिए वो बेहतर होगा। हुँ, तो हुँ, उसमें क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो इंडिया के फ़ेवर में है और उनकी पार्टी जो है हिस्टोरिकली इंडिया के फ़ेवर में रही है
और उस उनके आने से जो है इंडिया और कनाडा का रिलेशन जो है बेहतर होगा, ये बात तय है। अच्छा, ये ट्रम्प आ गए हैं, जनवरी में इनका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। अभी 2 महीने हैं। हुँ। इससे क्या क्या देखते हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ट्रम्प के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया, कनाडा, खालिस्तान ये सारे इश्यूज़ पर? इंडिया, खालिस्तान कनाडा इंडिया खालिस्तान कोई इश्यू है ही नहीं मेरे हिसाब से तो उस पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि ये ज़बरदस्ती का इश्यू बनाया, कोई इश्यू है ही नहीं है। कोई ग्राउंड सपोर्ट है ही नहीं इंडिया के अंदर उसका। उसमें मैं एक बात ऐड करना भूल गया था, मैं भी ऐड कर दे रहा हूँ, कि ये जो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में ये लोग बैठे हैं, खालिस्तान की माँग कर रहे हैं, खालिस्तान, खालिस्तान दो। खालिस्तान इनको वहाँ बैठे-बैठे मिल जाएगा। भई खालिस्तान है कहाँ? इनके मैप अगर इनका मैप देखो तो खालिस्तान तो इंडिया के अंदर है। बोल रहे हैं कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सब खालिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा ना, डिमांड करने के लिए। अच्छा ये इसमें सो अच्छा ये अगर क्वेश्चन उठाते हो ना तो इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आता है क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन कोई हाँ। इनमें से कोई भी पाकिस्तान वाले पंजाब की बात नहीं करता है। नहीं, नहीं, इनके तो जो स्टार्टिंग का इनका मैप था खालिस्तान वाला, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का पंजाब था। अगर अभी हाँ, देखो तो पाकिस्तान निकाल चुके हैं वो। तो आपको साफ-साफ इशारा पता लग रहा है कि सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है इनको, फंडिंग कहाँ से हाँ, हो रही है, ज़ाहिर-सी बात है। ये तो मैं इश्यू है ही नहीं, ये तो बस अपने आप को थोड़ा सिग्निफिकेंट रखने के लिए 2-4 लोग हैं। आपने जो ट्रम्प के ऊपर सवाल किया, मैं वापस उस पे आता हूँ। ट्रम्प के आने से एक बात तो तय है कि जो वर्ल्ड अफ़ेयर्स हैं आज की डेट में, जो वॉर हो रहे हैं इधर-उधर, चाहे वो यूक्रेन-रशिया का वॉर हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में जो आजकल चल रहा है इज़राइल-पैलेस्टाइन वाला इश्यू है और जितने भी इसमें इश्यू हैं, ट्रम्प के आने से इस सब जितने भी बड़े-बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स अभी हो रहे हैं, उनका नीचे जाने की संभावना पूरी-पूरी है। क्योंकि ट्रम्प ऐसे लीडर हैं कि वो इधर-उधर की बात नहीं करते। वो जो मुद्दे की बात है, हुँ, सिर्फ़ वो करते हैं, जिसको बोलते हैं टू द पॉइंट। और हुँ, ट्रम्प का थोड़ा ये भी है, ट्रम्प की अगर हिस्ट्री देखें, लास्ट टाइम जो प्रेज़िडेंट रहे हैं, तो आप देखिए तो उनको थोड़ा-सा ना वर्ल्ड गुरु और वर्ल्ड लीडर बनने का उनका थोड़ा-सा उनके अंदर चुल है, अगर आप देखें तो। तो उसमें अगर आप देखें तो जो सिंगापुर में जो यूएस और नॉर्थ कोरिया की जो समिट हुई थी, उसमें भी पहली बार ऐसा हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया हमेशा यूएस को धमकी देता रहा, उसको बात करने के लिए ट्रम्प सिंगापुर आए और हुँ, किम जंग उन से, शायद नाम सही ले रहा हूँ मैं उसका, और दोनों के बीच में मीटिंग हुई है और जो आपस में उनकी जो लड़ाई थी, उसमें कम करने की कोशिश की है। तो ट्रम्प हमेशा जो है लड़ाई को कम करने के फेवर में रहे हैं, अगेंस्ट वॉर्स रहे हैं। तो अभी उनके आने से वर्ल्ड अफेयर्स में थोड़ा बहुत चेंज आने वाले हैं और जितने भी अभी बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो सब धीरे-धीरे कम होंगे, ये बात तय है। हाँ, एक ये फीलिंग जनरल फीलिंग तो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और आई थिंक एक कॉल उनका ज़ेलेंस्की के साथ भी हुआ है। तो हुँ, होपफुली यही एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑन सोशल मीडिया आल्सो वर सपोर्टिंग ट्रम्प ओनली हुँ, फॉर वन ऑफ दिस बिगेस्ट रीज़न कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स कम करेंगे। हुँ। तो हमारे इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट जो अभी अमेरिका और कनाडा साइड में चल रहा है वो यही है। तो होपफुली इसमें भी हमें सपोर्ट मिलेगा। हाँ, लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यूएस कनाडा वाला बोला, तो आप देखिए कि यूएस के अंदर भी इंडिया के ऊपर आरोप हैं कि जो जो पन्नू है, उसके ऊपर भी हुँ, अटेम्प्ट हुआ था, उसको हाँ। मारने का। लेकिन बहुत ही सेंसिबली यूएस गवर्नमेंट ने खेला। तो उन्होंने जो भी उसके प्रूफ्स हैं, वो सब इंडिया को दिए और जो लीगैलिटीज़ हैं केस को लेके, जैसे भी किसी आम तौर पे किसी कंट्री के अंदर होता है, कुछ घटना हुई है, केस रजिस्टर होगा, सामने जो प्रूफ है वो सब कलेक्ट किए जाएँगे, कोर्ट के सामने रखे जाएँगे, कोई और कंट्री इन्वॉल्व्ड है उनके सामने रखे जाएँगे, उनसे बातचीत होगी। जो सही प्रोसेस होना चाहिए वो अपनाया यूएस ने। उसके इतर कनाडा की अगर देखें, तो इंडियन गवर्नमेंट कब से बोल रही है कि आप प्रूफ दो। और कैनेडियन जो इनके हाई कमिश्नर थे इंडिया के अंदर, डेप्यूटी हाई कमिश्नर रादर, जो अभी निकाल दिया इंडिया ने उनको, वो भी बाहर जब फॉरेन मिनिस्ट्री में मिले ये और बाहर आके उन्होंने बोला कि हमने इनको प्रूफ जितने भी प्रूफ थे, वो इंडिया को दे दिए हैं। लेकिन प्रूफ दे दिए हैं कहाँ? एक एटलीस्ट एक प्रूफ तो मीडिया के सामने रखो आप। कब से आप बोल रहे हो प्रूफ है, प्रूफ ठीक है, मान लिया होगा प्रूफ। इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, हो सकता है, लेकिन उसके कोई प्रूफ तो होंगे। कहीं तो दो उसको। क्योंकि इंडिया मान चुका है कि यूएस ने प्रूफ दे दिए हैं एंड इंडिया इज़ इन्वेस्टिगेटिंग इनटू दैट। बट जो कनाडा वाले प्रूफ हैं, वो कहाँ हैं? उसके बारे में बताइए आप कुछ? हुँ। नहीं, ये तो
ये जो भी हुआ इंडिया कनाडा रिलेशंस में वो तो बहुत ही बचकानी हरकत वो जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोल दिया विदाउट प्रूफ तो ये तो बचकानी हरकत है ये सब जानते हैं सिर्फ सिर्फ थोड़ी सी इंटेलिजेंस के बुनियाद पे बोल दिया इट डजंट कन्वर्ट इनटू प्रूफ या आई थिंक हमने तो खालिस्तान के काफ़ी बैकग्राउंड से लेके, हिस्ट्री से लेके, करंट अफेयर आई थिंक सब कवर कर लिया है इसमें और हम्म काफ़ी इसमें लोगों को पता लगेगी चीज़ों के बारे में जो अब तक नहीं पता था, जो हिस्ट्री के बारे में हमने बात की। शायद ही किसी ने हाँ इसके बारे में अभी तक बात की है और आई थिंक लोगों को जानने को मिलेगा इसके बारे में।